नमस्कार। तो भारत में ना डेटा कलेक्शन का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है। देश की पहली डिजिटल जनगणना। अब सवाल ये है कि इस बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव का आखिर मतलब क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव क्या है? सीधी सी बात है, अब कागजों के ढेर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। हम पूरी तरह से एक डिजिटल दौर में जा रहे हैं। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये है भारत की पहली डिजिटल जनगणना। जरा सोचिए, इसकी वजह से डेटा इकट्ठा करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो न सिर्फ तेज बल्कि कई गुना ज्यादा सटीक हो जाएगी। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए आज हम किन-किन बातों पर गौर करने वाले हैं, जरा देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो इस जनगणना को डिजिटल बना रही है। इस डिजिटल बदलाव की जड़ में ना दो बहुत बड़े और नए कदम हैं। एक तो ये कि जनगणना कर्मचारी जो हैं अब उनके हाथ में होगी एक मोबाइल ऐप, जिससे जमीनी स्तर पर डेटा कलेक्शन एकदम मॉडर्न हो जाएगा। और दूसरा, और ये पहली बार हो रहा है, कि आम लोगों को यानी नागरिकों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका मिलेगा। मतलब ये नागरिक भागीदारी का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो ये जो सेल्फ एन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट है ये वाकई में बड़ा दिलचस्प है। होगा क्या कि हर किसी को 15 दिन का एक विंडो मिलेगा जिसमें वो जनगणना कर्मचारी के घर आने से पहले ही खुद अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। सच पूछिए तो ये पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा काम आखिर होगा कैसे? इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सोच समझकर दो मेन फेजेस या कहें कि दो मुख्य चरणों में बांटा गया है। चलिए जरा इसके टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो जो पहला फेज है, जिसे मकान गणना या हाउस लिस्टिंग भी कहते हैं, वो चलेगा अप्रैल से सितंबर 2026 तक। और फिर इसके बाद आएगा दूसरा फेज जिसमें असल जनसंख्या की गिनती होगी, और वो होगा फरवरी 2027 में। तो आज ना हमारा फोकस उसी पहले और बेहद जरूरी फेज पर है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है मकान सूचीकरण और आवास जनगणना। इसके पीछे 3 मुख्य मकसद हैं। पहला, देश की हर एक इमारत की एक पूरी लिस्ट तैयार करना। दूसरा, ये समझना कि लोगों के रहने के हालात कैसे हैं और उनके पास क्या-क्या बुनियादी सुविधाएं हैं। और तीसरा, हर घर में मौजूद संपत्ति का एक रिकॉर्ड बनाना। अच्छा, तो ये तो हो गए उद्देश्य, लेकिन इस पहले फेज के दौरान जनगणना कर्मचारी आखिर किस तरह की जानकारी इकट्ठा करेंगे? तो देखिए, लोगों से करीब 31 से 33 सवाल पूछे जा सकते हैं, और इन सभी सवालों को मोटे तौर पर 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। जो पहली कैटेगरी है वो सीधे सीधे घर के स्ट्रक्चर से जुड़ी है। मतलब मकान की दीवारें, छत, फर्श किस चीज से बने हैं, घर का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है और उसकी मौजूदा हालत कैसी है। फिर आती है दूसरी कैटेगरी, जिसमें परिवार के बारे में बेसिक डिटेल्स ली जाती हैं, जैसे परिवार का मुखिया कौन है, उनका जेंडर क्या है, घर में कुल कितने लोग रहते हैं और शादीशुदा जोड़े कितने हैं। इसके बाद नंबर आता है उन जरूरी सुविधाओं का जो असल में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करती है। इसमें पूछा जाएगा कि पीने का पानी कहाँ से आता है, घर में बिजली है या नहीं, टॉयलेट की सुविधा कैसी है और खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन यूज होता है। और चौथी और आखिरी कैटेगरी है घर में मौजूद संपत्ति यानी असेट्स की। इसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट से लेकर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, साइकिल, स्कूटर, कार, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। ठीक है, जानकारी तो बहुत सारी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? और यहीं पर इस पूरी एक्सरसाइज का असली मकसद सामने आता है। देखिए, इस डेटा का असली मूल्य यहीं छिपा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये डेटा हमारे देश की प्लानिंग का, योजनाओं का आधार है। इसी डेटा से तो ये तय होता है कि नए स्कूल कहाँ बनने चाहिए, किन गांव तक अभी भी साफ पानी पहुंचाना सबसे जरूरी है, या भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो हाउस लिस्टिंग के दौरान इकट्ठा की गई ये जानकारी ही पूरे देश के लिए भविष्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, जब हमारे पास पहले से कई ज्यादा सटीक और तुरंत मिलने वाला डेटा होगा, तो आने वाले सालों में देश के लिए योजना बनाने का जो पूरा तरीका है वो आखिर किस तरह से बदल सकता है।